वेलकम व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं पेपर 026818 का एनालिसिस। पेपर 818 आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल, सवाल संख्या 76। अब हमें मिला है ग्रामेटिकल एरर या व्याकरणीय अशुद्धि का एक प्रश्न, तो पढ़ते हैं। जॉन वुड हैव टोल्ड यू द ट्रूथ इफ यू हैव आस्क्ड हिम। निसंदेह वाक्य में एरर यहां है, हैव नहीं हैड होना चाहिए था। विद्यार्थी ध्यान दें, ये है द थर्ड कंडीशनल या कंडीशनल टाइप 3 का वाक्य, तीसरे प्रकार का कंडीशनल वाक्य। ऐसे वाक्यों में जो कंडीशनल क्लॉज होता है, शर्त वाला खंड होता है, उसे लिखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जो मेन क्लॉज या परिणाम क्लॉज होता है उसे लिखते हैं कंडीशनल परफेक्ट में, वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। जॉन वुड हैव टोल्ड यू द ट्रूथ, जॉन ने तुम्हें सत्य बता दिया होता, इफ यू हैड आस्क्ड हिम, अगर तुमने उससे पूछा होता। वाक्य के जिस खंड में एरर है वो है खंड सी। करेक्शन के बाद वाक्य पढ़ा जाएगा, जॉन वुड हैव टोल्ड यू द ट्रूथ इफ यू हैड आस्क्ड हिम। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 77, फिर से ग्रामेटिकल एरर का एक प्रश्न है, तो पढ़ते हैं। The company faced a number of financial crisis. A number of का अर्थ होता है कई सारे या several, financial का अर्थ है वित्तीय। Crisis last year, didn't it? वाक्य में बेशक एरर यहां है, क्राइसिस नहीं क्राइसिस होना चाहिए था। विद्यार्थी ध्यान दें, CRISIS, क्राइसिस का अर्थ है संकट, ये एक सिंगुलर नाउन है, जबकि इसका प्लूरल फॉर्म होगा CRISES, उच्चारण होगा क्राइसिस। प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दें, क्राइसिस क्राइसिस। चूंकि अ नंबर ऑफ के बाद हमें प्लूरल नाउन चाहिए, करेक्शन के बाद वाक्य पढ़ा जाएगा, द कंपनी फेस्ड अ नंबर ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस लास्ट ईयर, डिडंट इट? पिछले साल कंपनी ने कई वित्तीय संकटों का सामना किया, क्या ऐसा नहीं है? वाक्य के जिस खंड में एरर है वो है खंड सी, यही हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 78, अब की बार मिला है फिल इन द ब्लैंक का प्रश्न, तो पढ़ते हैं। ही इज इनडिफरेंट डैश प्रेज एंड ब्लेम। शब्द इनडिफरेंट का अर्थ है तटस्थ या उदासीन, इंग्लिश में एपैथेटिक। जो किसी से उदासीन रहे, तटस्थ रहे, अप्रभावी रहे, उसे कहते हैं इनडिफरेंट या इंग्लिश में एपैथेटिक। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, टू। इनडिफरेंट टू का अर्थ होता है किसी चीज से अप्रभावित या उदासीन, तो वो उदासीन है, अप्रभावित है, दोनों ही चीजों से, तारीफ से। और ब्लेम का अर्थ होता है आरोप, तो तारीफ तथा आरोप या इल्जाम, वो दोनों चीजों से अप्रभावी रहता है, उदासीन रहता है, तटस्थ रहता है। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। इन, फॉर, अगेंस्ट बिल्कुल नहीं हो सकते। विद्यार्थी ध्यान दें, इनडिफरेंट का प्रेपोजिशन सिर्फ टू है, ना कि इन, फॉर या अगेंस्ट। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन बी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 79, एक बार फिर से फिल इन द ब्लैंक का प्रश्न है, तो पढ़ते हैं। वी आर ऑल वेरी इंडिग्नेंट डैश द इनजस्टिस डन टू हिम। वी आर all very indignant at the injustice done to him. injustice का अर्थ है अन्याय। विद्यार्थी ध्यान दें, शब्द indignant का अर्थ है क्रुद्ध, very angry, furious। तो हम बहुत ज्यादा क्रुद्ध हैं, नाराज हैं। at the injustice done to him, उसके साथ जो अन्याय हुआ है उसको लेकर हम सब लोग काफी क्रुद्ध हैं, outraged हैं, हम में काफी रोष है। इंडिग्नेंट का प्रेपोजिशन एट ही होता है, इंडिग्नेंट फॉर नहीं, टू नहीं, ऑफ भी नहीं। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 80, निर्देश है प्रश्न शब्द का सिनोनिम या पर्यायवाची बताएं। क्वेश्चन वर्ड है सुपरस्टिशियस। सुपरस्टिशियस का अर्थ होता है अंधविश्वासी। हमें बताना है प्रश्न शब्द का सिनोनिम या पर्यायवाची। बेशक हमारा आंसर मात्र ऑप्शन सी ही हो सकता है, इरैशनल। अंधविश्वास किसी भी वैज्ञानिक अवधारणा या कारणों पर आधारित नहीं होते। तो अंधविश्वास ऑप्शन सी, इरैशनल का अर्थ है अविवेकी। रैशनल का अर्थ होता है विवेकी, जो तर्क संगत हो। रैशनल का एंटोनिम या विलोम शब्द हुआ इरैशनल, अविवेकी। सो अंधविश्वासी और अविवेकी मूलतः एक ही बात है, जो अंधविश्वास या विवेकहीनता पर आधारित है। दोनों शब्द सिनोनिम्स हुए, पर्यायवाची हुए। अन्य ऑप्शंस को कभी इग्नोर न करें, तो उन पर भी एक नजर कर लेते हैं।
ऑप्शन ए पायस का अर्थ है भक्तिपूर्ण या धर्मनिष्ठ, इंग्लिश में डिवाउट या रिलीजियस। डिवाउट अथवा रिलीजियस इसके लिए अच्छे सिनोनिम हो सकते हैं DEVOUT या फिर रिलीजियस। ऑप्शन बी सेक्रेड का अर्थ होता है पवित्र या होली, और अंतिम ऑप्शन स्केयर्ड का अर्थ होता है भयभीत। विद्यार्थी इन दोनों शब्दों पर ध्यान दें, काफी मिलते जुलते हैं। सेक्रेड है पवित्र, जबकि स्केयर्ड है भयभीत, अफ्रेड, फियरफुल। हमारा आंसर ऑप्शन सी इरेशनल ही रहेगा, पायस या डिवाउट नहीं, स्केयर्ड या सेक्रेड भी नहीं। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 81, फिर से वही निर्देश है, प्रश्न शब्द का सिनोनिम या पर्यायवाची बताएं, तो पढ़ते हैं। प्रश्न शब्द है मेंटोर, जिसका अर्थ होता है कोई कोच, मार्गदर्शक, कोई सलाहकार, गुरु आदि। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए गाइड। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। जीनियस का अर्थ है महान विद्वता या विद्वान व्यक्ति, तो विद्वता भी या विद्वान व्यक्ति भी कहलाता है जीनियस। ऑप्शन सी फ्लॉटिस्ट एक बहुत अच्छा शब्द है। फ्लॉटिस्ट का अर्थ होता है फ्लूट वादक, यानी बांसुरी वादक, मुरली वादक, जो फ्लूट बजाता हो उसे कहेंगे फ्लॉटिस्ट। और ऑप्शन डी सॉर्सरर एक बेहतरीन शब्द है, जिसका अर्थ होता है जादू टोना करने वाला या जादूगर, ऐसा व्यक्ति जो जादुई शक्तियां रखता है या उनका दावा करता है। विजर्ड जादू टोना करने वाले को कहेंगे सॉर्सरर। हमारा आंसर यद्यपि ऑप्शन ए गाइड ही रहेगा, यही प्रश्न शब्द का सिनोनिम ही है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 82, अब की बार निर्देश है प्रश्न शब्द का विलोम शब्द या एंटोनिम बताएं। प्रश्न शब्द है कैंडिड, जिसका अर्थ होता है साफ बोलने वाला, स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो सुस्पष्ट बोलने वाला, साफ बात करने वाला, फ्रैंक, मुखर। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी सीक्रेटिव। विद्यार्थी ध्यान दें, कैंडिड का अर्थ है जो सुस्पष्ट बोलता हो, साफ गोई करता हो, साफ बात करता हो। ऑप्शंस ए तथा ऑप्शंस बी तो प्रश्न शब्द के सिनोनिम्स हैं। आउटस्पोकन मुंहफट या खुली बात करने वाला, फ्रैंक भी वही खुली बात करने वाला, स्पष्ट बात करने वाला जो दुराव छुपाव ना करता हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड। जबकि अंतिम ऑप्शन डी फ्लैबरगास्टेड एक बेहतरीन शब्द है, जिसका अर्थ है हैरत में पड़ा हुआ या हक्का बक्का, इंग्लिश में अस्टोनिश्ड या अस्टाउंडेड। हमारा आंसर ऑप्शन सी ही रहेगा, क्योंकि कैंडिड बात को खुले तरीके से कहता है और सीक्रेटिव है जो गुप्त रखता है, चीजों को छिपाए रखता है, साफ बात नहीं करता है। तो ऑप्शन ए व बी सिनोनिम्स है, पर पूछा है एंटोनिम, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन सी सीक्रेटिव, गुप्त रखने वाला, बातों को छिपाने वाला। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 83, एक बार फिर से वही निर्देश है, प्रश्न शब्द का एंटोनिम या विलोम शब्द बताएं, तो पढ़ते हैं। प्रश्न शब्द है नेडियर। विद्यार्थी शब्द के प्रोनंसिएशन या उच्चारण पर विशेष ध्यान दें। उच्चारण है नेडियर, जिसका अर्थ होता है निम्नतम बिंदु, इंग्लिश में रॉक बॉटम। किसी चीज का निम्नतम बिंदु या रॉक बॉटम कहलाएगा उसका नेडियर। बेशक हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी जेनिथ। जेनिथ का अर्थ है किसी चीज का उच्चतम बिंदु, चरम या सबसे ऊंचा बिंदु, इंग्लिश में एक्मी, एपेक्स या पिनेकल। अन्य ऑप्शंस में मॉडर्निटी का अर्थ है आधुनिकता, लिबर्टी का अर्थ है आजादी या स्वतंत्रता, और प्रोग्रेस का अर्थ आप जानते हैं तरक्की, प्रगति। हमारा आंसर ऑप्शन बी जेनिथ उच्चतम बिंदु ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 84, निर्देश है रेखांकित इडियम या मुहावरे का अर्थ बताएं, तो पढ़ते हैं। इन द लास्ट मोमेंट्स ऑफ हिज लाइफ, मोमेंट्स का अर्थ होता है क्षण या पल। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में, पलों में, द क्रिमिनल मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ एवरीथिंग ही हैड डन। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ एक मुहावरा है, विद्यार्थी ध्यान दें, जिसका अर्थ होता है अपनी गलतियों को मान लेना, अपने अपराधों को स्वीकार कर लेना। तो अपनी जिंदगी के आखिरी क्षणों में उस अपराधी ने स्वीकार किया, अपना गुनाह माना कि उसने क्या क्या किया था, जो भी किया था वो उसने स्वीकार किया। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी कन्फेस्ड फुली एंड ऑनेस्टली। कन्फेस का अर्थ होता है अपने अपराधों को स्वीकार करना, अपने अपराधों को स्वीकार करके स्वीकारोक्ति देना। अन्य ऑप्शंस में केप्ट सीक्रेट बिल्कुल नहीं, फॉट लाइक अ हीरो एक योद्धा की, एक नायक की तरह लड़ा, बिल्कुल नहीं, हीरो का अर्थ है नायक, तो एक नायक या हीरो की तरह लड़ा नहीं। फेस्ड ब्रेवली बहादुरी से सामना किया नहीं।
कन्फेस्ड फुली एंड ऑनेस्टली, ईमानदारी से और पूरी तरह से अपने अपराधों की स्वीकारोक्ति की। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 85, अब की बार निर्देश है, वाक्य में एक रेखांकित खंड है, उसे रिप्लेस करें सही ऑप्शन से। तो पढ़ते हैं, She tries very hard to keep touch with her old friends. To keep touch नहीं, to keep in touch होना चाहिए था। विद्यार्थी ध्यान दें, to keep in touch या to stay in touch का अर्थ होता है किसी के संपर्क में रहना, जुड़े रहना। करेक्शन के बाद वाक्य पढ़ा जाएगा, She tries very hard to keep in touch with her old friends. वो बहुत कोशिश करती है कि अपने पुराने दोस्तों के साथ संपर्क में रहे। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, टू कीप इन टच। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। टू कीप अप, किसी के बराबर रहना या समकक्ष चलना आदि, बिल्कुल नहीं। टू कीप का अर्थ है रखना। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन बी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 86, फिर से वही निर्देश है, रेखांकित सेगमेंट को रिप्लेस करें सही ऑप्शन से। तो पढ़ते हैं, द बुलेट स्ट्रक अ वॉल एंड वॉज डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स पाथ। गोली टकराई एक दीवार से और फिर अपना उसने मार्ग बदल लिया। किसी चीज का अपना मार्ग बदलने को कहते हैं डिफ्लेक्ट। तो सही ऑप्शन होना चाहिए था डिफ्लेक्टेड। करेक्शन के बाद वाक्य पढ़ा जाएगा, द बुलेट स्ट्रक अ वॉल, गोली एक दीवार से टकराई, एंड वॉज डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स पाथ, और फिर अपने जो मार्ग से मुड़ गई, किसी और दिशा में मुड़ गई, किसी और दिशा में चली गई। विद्यार्थी ध्यान दें, शब्द डिस्ट्रैक्ट का अर्थ होता है ध्यान भटकाना, जबकि दिशा बदल लेने का अर्थ होगा, के लिए शब्द होगा डिफ्लेक्टेड। अन्य ऑप्शंस में ट्विस्ट का अर्थ है मोड़ना किसी चीज को, रिफ्लेक्ट का अर्थ है परावर्तित करना। कोई किरण अगर रिफ्लेक्ट होती है तो वो उस सतह से वापस लौट जाती है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, डिफ्लेक्टेड। डिस्ट्रैक्टेड नहीं, रिफ्लेक्टेड नहीं, ट्विस्टेड भी नहीं। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 87, फिर से वही निर्देश है, रेखांकित खंड को रिप्लेस करें सही ऑप्शन से। तो पढ़ते हैं, यू शुड नॉट बोस्टिंग ऑफ योर अचीवमेंट्स। यू शुड नॉट, मॉडल शुड या कोई भी मॉडल हो, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है। जहां तक कि हैव, बी आदि उसके बाद ना हो, वहां थर्ड फॉर्म आती है। यू शुड नॉट बोस्ट होना चाहिए और फिर ऑफ, यू शुड नॉट बोस्ट ऑफ योर अचीवमेंट्स। टू बोस्ट ऑफ या बोस्ट अबाउट का अर्थ है शेखी बगारना, डींगे मारना। तो वाक्य का अर्थ हुआ, यू शुड नॉट बोस्ट ऑफ योर अचीवमेंट्स का अर्थ हुआ कि तुम्हें अपनी उपलब्धियों के बारे में शेखी नहीं बगाड़नी चाहिए, डींगे नहीं हाँकनी चाहिए। बोस्ट फॉर भी नहीं, बोस्ट एट भी नहीं। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन सी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 88, हमें मिला है एक्टिव वॉइस का एक वाक्य, जिसे हमें बदलना है पैसिव वॉइस में। तो पढ़ते हैं, दे शुड हैव चेक द डॉक्यूमेंट्स बिफोर सबमिशन। उन्हें डॉक्यूमेंट्स चेक कर लेने चाहिए थे सबमिशन से पहले, जमा कराने से पहले। विद्यार्थी ध्यान दें, हमें मिला है शुड हैव और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। शुड हैव का पैसिव फॉर्म होता है शुड हैव बीन, और उसके साथ वर्ब की थर्ड या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का इस्तेमाल होता है। नया सब्जेक्ट होगा द डॉक्यूमेंट्स, उसके साथ हमें चाहिए शुड हैव बीन और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस सारे आलोक में हमारा आंसर मात्र ऑप्शन ए ही हो सकता है। द डॉक्यूमेंट्स नया सब्जेक्ट, शुड हैव बीन चेक्ड बिफोर सबमिशन, डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाना चाहिए था सबमिशन से पहले। अन्य ऑप्शंस की समीक्षा कर लेते हैं। ऑप्शन बी कहता है द डॉक्यूमेंट्स शुड बी चेक्ड, नहीं शुड हैव बीन होना चाहिए था। सी कहता है द डॉक्यूमेंट्स शुड हैव चेक्ड, नहीं शुड हैव बीन होना चाहिए था। ये तो वही प्रश्न वाक्य ही हो गया। डी कहता है द डॉक्यूमेंट्स वर टू बी चेक्ड, बिल्कुल नहीं, शुड हैव बीन चेक्ड होना चाहिए था। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन ए ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 89, अब की बार मिला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक प्रश्न। तो पढ़ते हैं, अ टाइट रोप वॉकर। टाइट रोप वॉकर का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो तनी हुई रस्सी पर चलता है। अक्सर आप देखते हैं मेले में लोग एक तनी हुई रस्सी पर एक बैम्बू पोल या बांस की सहायता से सीधे चलते हैं, उन्हें कहते हैं टाइट रोप वॉकर अथवा फनेम्बुलिस्ट। फनेम्बुलिस्ट का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो तनी रस्सी पर चलता है। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। ऑप्शन बी, टी टोटलर का अर्थ होता है मद्य त्यागी, यानी ऐसा व्यक्ति जो कभी शराब नहीं पीता हो, जो कभी शराब न पीता हो कहलाता है टी टोटलर। एक्रोबेट का अर्थ है जिम्नास्ट, कलाबाज, ऐसा व्यक्ति जो कलाबाजियां लगा सकता हो, हवा में छलांगे लगा सकता हो, एक्रोबैट या फिर जिम्नास्ट। और अंतिम ऑप्शन सोमनेम्बुलिस्ट, एक बहुत अच्छा शब्द है जिसका अर्थ होता है स्लीप वॉकर, ऐसा आदमी जो नींद में चलता है,
उसे कहते हैं स्लीप वॉकर, नींद में चलने वाला। हमारा आंसर अलबत्ता ऑप्शन ए फनेम्बुलिस्ट ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 90, एक बार फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रश्न है, पढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, शब्दों के उत्पत्ति और उनके इतिहास के अध्ययन को कहते हैं एटिमोलॉजी। हिंदी में शब्द व्युत्पत्ति विज्ञान या शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र, शब्दों की उत्पत्ति और उनके इतिहास के अध्ययन को कहते हैं एटिमोलॉजी। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। ऑप्शन ए लिंग्विस्टिक्स का अर्थ है भाषा शास्त्र, किसी भाषा की बनावट, उसकी व्याकरण, उसके सिंटेक्स और भाषा के विकास के अध्ययन को कहते हैं लिंग्विस्टिक्स, हिंदी में भाषा शास्त्र या भाषा विज्ञान। वर्बोस का अर्थ है शब्दों से भरा, यदि किसी लेख में या किसी भाषण में बहुत ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल हो तो ऐसे शब्दों से भरे हुए या शब्दाडंबरी या शब्द रंजित चीज को कहेंगे वर्बोस। जैसे वर्बोस स्टाइल है तो आप बहुत ज्यादा शब्दों का प्रयोग करते हैं एक चीज को कहने के लिए, इसके लिए एक बेहतरीन सिनोनिम हो सकता है प्रोलिक्स। अंतिम ऑप्शन एंथोलॉजी एक बहुत अच्छा शब्द है जिसका अर्थ होता है काव्य संग्रह। अक्सर कविताओं या कहानियों के संग्रह को कहते हैं एंथोलॉजी। हमारा आंसर यद्यपि ऑप्शन बी एटिमोलॉजी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 91, अब की बार मिला है डायरेक्ट स्पीच का एक वाक्य जिसे हम बदलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, तो पढ़ते हैं। He said to us, quote unquote, why are you all sitting about here and doing nothing? विद्यार्थी ध्यान दें, सिटिंग अबाउट का अर्थ होता है यूं ही कहीं बैठे रहना और समय निकालना। उसने हमसे कहा क्यों तुम लोग दिन भर यूं ही अनप्रोडक्टिव तरीके से बैठे रहते हो, फिजूल समय निकालते हो और कुछ करते नहीं हो। ऐसे वाक्यों में विद्यार्थी सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब पर ध्यान दें। रिपोर्टिंग वर्ब सेड पास्ट टेंस में है और उसके साथ ध्यान दें रिपोर्टेड क्लॉज में दिए गए वाक्य के प्रकार और टेंस को। रिपोर्टेड क्लॉज में हमें मिला है इंटेरोगेटिव वाक्य जिसका टेंस है प्रेजेंट कंटीन्यूअस। जब हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगी आस्क्ड, सो ही आस्क्ड अस। चूंकि इंटेरोगेटिव वाक्य जो रिपोर्टेड क्लॉज में दिया है वो WH इंटेरोगेटिव वर्ड वाई से शुरू होता है तो उसी का प्रयोग करेंगे और प्रेजेंट कंटीन्यूअस बदल जाएगा पास्ट कंटीन्यूअस में। और एक खास बात, वाक्य की रचना असर्टिव यानी साधारण होगी, इंटेरोगेटिव अथवा प्रश्नवाचक नहीं होगी। इस सारे आलोक में हमारा आंसर मात्र ऑप्शन सी ही हो सकता है। He asked us why we were all sitting about there doing nothing. उसने हमसे पूछा कि हम लोग क्यों यूं ही बैठे रहते थे और काम कुछ भी नहीं करते। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है he asked us why are we, बिल्कुल नहीं, इंटेरोगेटिव भी नहीं होगा और यहाँ पे टेंस भी नहीं बदला गया है। बी कहता है he asked us why we are नहीं we were होना चाहिए था। डी कहता है he asked us why were we नहीं we were होना चाहिए था। इनडायरेक्ट स्पीच में वाक्य की बनावट असर्टिव होती है, इंटेरोगेटिव नहीं। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन सी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 92, निर्देश है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताएं। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जिसकी स्पेलिंग में कोई एरर नहीं, तो पढ़ते हैं। बेशक हमारा आंसर मात्र ऑप्शन ए ही हो सकता है। शब्द है रेमिनिसेंस। रेमिनिसेंस का अर्थ होता है पुरानी स्मृति या पुरानी स्मृतियों का विवरण, पुरानी यादें, रिकलेक्शन इंग्लिश में। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। ऑप्शन बी की स्पेलिंग में यहाँ एरर है, रिनंसिएशन की स्पेलिंग में ये ओ नहीं होना चाहिए था। शब्द ऑब्सेशन की स्पेलिंग में ये एस सिंगल होना चाहिए था और अंक्चुअस की स्पेलिंग में ओ के उपरांत और एस के पहले यू भी होना चाहिए था, UNCTUOUS। शब्दों के अर्थ को भी देख लेते हैं। रिनंसिएशन का अर्थ है त्याग, जैसे आप संसार को त्याग कर रहे हैं तो फिर आपने क्या किया, रिनंसिएशन किया, परित्याग किया, त्याग किया। ऑब्सेशन का अर्थ होता है सनक या जुनून, किसी चीज के प्रति दीवानगी। और अंक्चुअस का अर्थ होता है चापलूसी पूर्ण या फिर फ्लैटरिंग या सिकफंटिंग। हमारा आंसर ऑप्शन ए ही होगा क्योंकि अन्य सभी ऑप्शंस की स्पेलिंग में कुछ ना कुछ गलती है। आगे बढ़ते हुए अगले 5 प्रश्नों के लिए हमें मिला है क्लोज टेस्ट फिल इन द ब्लैंक्स का एक समुच्चय जिसे हल करने के तरीके से आप वाकिफ हैं। दिए गए पैसेज को पहले पढ़ें और फिर हल करें। यदि समय अपर्याप्त या नाकाफी हो तो आधा पैसेज पढ़ें, उसके उपरांत उसे हल करें, तो पढ़ते हैं।
Many people prefer using personal vehicles instead of public transport. Personal vehicles है निजी वाहन, public transport है सार्वजनिक यातायात। Private cars offer greater comfort. निजी जो कार्स होती हैं वो देती हैं या ऑफर करती हैं बेहतर आराम। एंड डैश ओवर ट्रेवल शेड्यूल्स, शेड्यूल का अर्थ होता है समय सारणी। कम्यूटर्स का अर्थ होता है रेगुलर ट्रेवलर्स, जो लोग किसी मार्ग पर नियमित रूप से यात्रा करते हैं, आते जाते हैं, उन्हें कहते हैं कम्यूटर्स। ऑफन डैश क्राउडेड बसेस, क्राउडेड का अर्थ है भीड़ भरी हुई, जिनमें बहुत भीड़ हो। एंड ट्रेन्स ड्यू टू लॉन्ग वेटिंग टाइम्स, बहुत ज्यादा वेटिंग टाइम के कारण या प्रतीक्षा के समय के कारण ट्रेन्स को वो क्या करते हैं, ट्रेन्स को क्या करते हैं, पढ़ने पर पता चलेगा। सो इतना पढ़ने पर हमें खासा सटीक अनुमान हो चला है कि मूलतः ये बात हो रही है ट्रांसपोर्टेशन की, जहां लोग निजी वाहनों को प्रेफर करते हैं, अपनी कार्स को प्रेफर करते हैं सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट के, और शायद वो अवॉइड करते हैं या बचते हैं भीड़ भाड़ वाली बसेस और ट्रेन्स में यात्रा करने से। तो अब हम इसे हल कर सकते हैं, फिर से पढ़ते हैं। Many people prefer using personal vehicles instead of public transport. Private cars offer greater comfort and control over travel schedules. जो निजी कार्स हैं वो ऑफर करती हैं ज्यादा आराम, कंफर्ट तथा नियंत्रण आपकी यात्रा की समय सारणी या शेड्यूल्स पर। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। फ्रीडम का अर्थ है आजादी, प्रेशर दबाव है और डिले है देरी। हमारा आंसर ऑप्शन ए ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए, एंड कंट्रोल ओवर ट्रेवल शेड्यूल्स, कम्यूटर्स जो नियमित यात्री होते हैं, ऑफन डैश ऑफन अवॉइड, वो आमतौर पे अवॉइड करते हैं, बचते हैं क्राउडेड बसेस, भीड़ भाड़ वाली बसेस, एंड ट्रेन से, और भीड़ भाड़ वाली ट्रेन से बचते हैं ड्यू टू के कारण लॉन्ग वेटिंग टाइम्स, लॉन्ग वेटिंग टाइम्स आप जान ही चुके हैं, लंबे प्रतीक्षा काल के कारण वो बसेस और ट्रेन में यात्रा नहीं करना चाहते, उनसे बचना चाहते हैं, और उनमें भीड़ भी बहुत होती है। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। प्रेफर का अर्थ है प्राथमिकता देना, एडमायर का अर्थ है सराहना करना या सराहना, और सपोर्ट का अर्थ है समर्थन। हमारा आंसर ऑप्शन बी अवॉइड ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए, In growing cities, weak infrastructure can dash public confidence. Weak infrastructure, infrastructure का अर्थ है आधारभूत ढांचा, सड़कें, ट्रांसपोर्ट की सुविधा, टेलीकम्युनिकेशन और अन्य सभी नागरिक सुविधाओं को कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। बढ़ते हुए शहरों में कमजोर जो आधारभूत ढांचा है, कैन अंडरमाइन पब्लिक कॉन्फिडेंस। अंडरमाइन का अर्थ है कमजोर करना, वीकन करना, कमजोर कर सकता है जनता के आत्मविश्वास को इन मैस ट्रांजिट। विद्यार्थी ध्यान दें, मैस ट्रांजिट का अर्थ होता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बहुत बड़ी संख्या में जिसमें लोग यात्रा करते हैं उसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अलावा मैस ट्रांजिट भी कहते हैं। मैस ट्रांजिट सिस्टम्स, अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। स्ट्रेंथन है मजबूत करना, इंप्रूव है सुधारना, और इनकरेज का अर्थ है प्रोत्साहित करना। हमारा आंसर ऑप्शन सी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए, can undermine public confidence in mass transit systems. Car ownership also tends to dash social status. Car ownership also tends to, कार के स्वामित्व से ये भी प्रवृत्ति होती है to enhance social status. आपका सामाजिक स्तर, enhance का अर्थ होता है बेहतर बनाना, बेहतर बनता है इन सम सोसाइटीज, कई समाजों में। कुछ समाजों में कार आपके पास है तो आपका सामाजिक स्तर ऊंचा होता है। अन्य ऑप्शंस में रिड्यूस का अर्थ है कम करना, वीकन है कमजोर करना, और लिमिट का अर्थ आप जानते हैं सीमा या सीमित करना। तो सीमित करना, किसी चीज को लिमिट में रखना या किसी चीज की सीमा। हमारा आंसर ऑप्शन ए इनहांस ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए एक बार पुनः पढ़ते हैं। ऑल्सो टेंड्स टू एनहांस सोशल स्टेटस इन सम सोसाइटीज, हाउएवर दिस प्रेफरेंस, ये जो प्राथमिकता है, इट्स इंक्रीजिंगली डैश फॉर वर्सनिंग पब्लिक, फॉर वर्सनिंग ट्रैफिक एंड पोल्यूशन लेवल्स। लेकिन जो ये प्रेफरेंस है कि कार्स होनी चाहिए आपकी, ये प्राथमिकता इस इंक्रीजिंगली क्रिटिसाइज्ड, इसकी आलोचना हो रही है अब ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि सब लोग अगर सड़कों पर कार उतार देंगे तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक की समस्या हो जाएगी। इज इंक्रीजिंगली क्रिटिसाइज्ड, अब इसकी आलोचना होने लगी है फॉर वर्सनिंग ट्रैफिक एंड पोल्यूशन लेवल्स, क्योंकि इससे यातायात और जो पोल्यूशन, प्रदूषण का स्तर है, वो सारे स्तर बहुत खराब होते जा रहे हैं, वर्सन होते जा रहे हैं।
अन्य ऑप्शंस में प्रेज का अर्थ आप जानते हैं सराहना करना, रिवॉर्ड का अर्थ है पारितोषिक या पुरस्कार देना, और एक्सेप्ट का अर्थ है स्वीकार करना। हमारा आंसर ऑप्शन बी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 98 निर्देश है रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताएं। अब की बार हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जिसकी स्पेलिंग गलत है। बेशक हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। शब्द कंटेम्पररी की स्पेलिंग में यहाँ ए नहीं ई होना चाहिए था। विद्यार्थी ध्यान दें, शब्द कंटेम्पररी का अर्थ है समकालीन या फिर समसामयिक। एक अन्य संदर्भ में इसी का अर्थ है आधुनिक या मॉडर्न। तो समकालीन, समसामयिक अथवा मॉडर्न या आधुनिक। अन्य ऑप्शंस की स्पेलिंग्स में कोई एरर नहीं, किंतु उनके अर्थ जान लेते हैं। कोऑपरेशन का अर्थ है सहयोग, कंट्रोवर्शियल का अर्थ है विवादित, और कॉन्कर का अर्थ है जीतना या विजय पाना। हमारा आंसर ऑप्शन ए ही रहेगा क्योंकि यही एक रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड है। अन्य किसी शब्द की स्पेलिंग में कोई एरर नहीं। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 99 अब की बार मिला है रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस का एक प्रश्न जिसे हल करने के तरीके से आप बखूबी वाकिफ हैं। दिए गए सेगमेंट्स को पढ़ें और फिर उन्हें लॉजिकली रीअरेंज करें। तो पढ़ते हैं। द सिकेस्ट ऑफ सच मैन, सिकेस्ट है जो सबसे अधिक बीमार है, ऑफ सच मैन ऐसे लोगों में, ऐसे पुरुषों में, इज लीस्ट अवेयर ऑफ देम, जो ऐसे लोग हैं जो उनमें सबसे ज्यादा सिक है, सबसे अधिक बीमार है, उनको इसका पता ही नहीं है। लीस्ट है न्यूनतम, अवेयर है जागरूक, उनको न्यूनतम ज्ञान है यानी ज्ञान ही न के बराबर है, बहुत कम है। We find that what we thought was a cold or a sprain was in fact gout. हम पाते हैं कि जो हमने सोचा था कि वो एक जुकाम है, या फिर स्प्रेन का अर्थ होता है एक प्रकार की मोच या मरोड़। आपकी कोहनी, टखना या किसी जॉइंट में मोच आ जाए, मरोड़ आ जाए, उसे कहते हैं स्प्रेन। हमने सोचा था जुकाम या स्प्रेन है, पर वो तो गाउट निकलता है। गाउट एक गंभीर जोड़ों की बीमारी है जिसे आर्थराइटिस एक प्रकार का है, हिंदी में कहते हैं गठिया। तो जोड़ों की एक गंभीर बीमारी, गठिया जैसी बीमारी, आर्थराइटिस जैसी बीमारी है गाउट, वो निकलती है गाउट। हाउएवर यद्यपि द डिजीजेस ऑफ द सोल, जो आत्मा की बीमारियां हैं, जो मन की बीमारियां हैं, आत्मा की बीमारियां हैं, ग्रो मोर ऑब्सक्यूर। ऑब्सक्यूर का अर्थ है अस्पष्ट या धुंधली। जो आत्मा की बीमारियां हैं, मन की बीमारियां बहुत धुंधली हो जाती हैं, साफ नहीं पता चलता उनका। इवन एज दे ग्रो स्ट्रॉन्गर, जैसे जैसे वो और बलवान हो जाती हैं, बीमारियां और अस्पष्ट होने लगती हैं, साफ दिखती नहीं है। द डिजीजेस ऑफ द बॉडी बिकम मोर प्रोनाउंस्ड एज दे ग्रो। शरीर की जो बीमारियां हैं, डिजीजेस हैं, बीमारियां, बिकम मोर प्रोनाउंस्ड। प्रोनाउंस का मतलब होता है बहुत ज्यादा स्पष्ट या जो साफ दिखती हो, वो और स्पष्ट हो जाती है जैसे जैसे वो बढ़ती हैं, वो बीमारियां बढ़ती हैं तो और स्पष्ट हो जाती हैं। इतना पढ़ने पर हमें खासा सटीक अनुमान हो चला है शारीरिक और मानसिक बीमारियों की तुलना है। हमारे पास जो दो बेहतरीन लिंक्स हैं वो है SQ तथा RP। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी सेगमेंट S। द डिजीजेस ऑफ द बॉडी बिकम मोर प्रोनाउंस्ड एज दे ग्रो। शरीर की बीमारियां और स्पष्ट और साफ दिखने वाली हो जाती है जैसे जैसे वो बढ़ती हैं। उसके उपरांत होगा खंड क्यू। वी फाइंड, हम पाते हैं, व्हाट वी थॉट वाज अ कोल्ड और अ स्प्रेन वाज इन फैक्ट गाउट। जिसे हमने कोल्ड या स्प्रेन समझा था वो तो गाउट जैसी गंभीर बीमारी, जोड़ों की गंभीर, आर्थराइटिस या गठिया जैसी बीमारी निकलती है। क्यू के उपरांत होना चाहिए खंड आर। हाउएवर, यद्यपि, यद्यपि अब हम तुलना कर रहे हैं शरीर की बीमारियों को मन से। However, the diseases of the soul grow more obscure when even as they grow stronger. जैसे जैसे मन की बीमारियां और गंभीर हो जाती हैं और अस्पष्ट हो जाती हैं, साफ समझ में नहीं आती, अंतिम खंड मात्र पी ही हो सकता है। The sickest of such men, ऐसे लोगों में जो सबसे बीमार है। कैसा बीमार? मानसिक रूप से बीमार, जिसकी आत्मा या मन बीमार है। is least aware of them, उसे उसका पता ही नहीं होता कि उसे ये बीमारी है। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो देता हो हमें सबसे पहले खंड S, उसके उपरांत Q, उसके उपरांत R तथा P। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन D ही हो सकता है, अन्य कोई ऑप्शन सही नहीं। आगे बढ़ते हुए अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 100। अब की बार फिर से मिला है रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस का एक प्रश्न, किंतु अब की बार प्रश्न में हमें मिला है सेंटेंस 1 या सेगमेंट 1 S1 और अंतिम खंड S6। इनके बीच में हमें 4 सेगमेंट्स PQRS को रीअरेंज करना है। तो पहले पढ़ते हैं।
आई ऑलवेज वॉन्टेड टू स्टार्ट माई ओन बिजनेस, मैं हमेशा अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता था। विद इन अ फ्यू ईयर्स द कंपनी ग्रू स्टेडीली, कुछ ही वर्षों में, अ फ्यू है कुछ, द कंपनी ग्रू स्टेडीली, कंपनी बढ़ गई नियमित या निरंतर रूप से। स्टेडीली का अर्थ है कॉन्स्टेंटली या निरंतर रूप से, नियमित रूप से। एंड गेन मोर क्लाइंट्स, और कंपनी को और भी क्लाइंट्स मिले। क्लाइंट्स एक प्रकार से कंपनी के ग्राहक हैं। एट फर्स्ट आई वर्क अलोन फ्रॉम अ स्मॉल ऑफिस, शुरुआत में मैंने काम किया एक छोटे से ऑफिस से अकेले। डूइंग एवरीथिंग माई सेल्फ, मैं खुद ही करता था सब कुछ। सम सून क्लाइंट्स स्टार्टेड अप्रोचिंग मी फॉर प्रोजेक्ट्स बिकॉज ऑफ माई वर्क। सून है शीघ्र, शीघ्र ही क्लाइंट्स मुझे अप्रोच करने लगे, संपर्क करने लगे परियोजनाओं के लिए मेरे काम के कारण। वो मेरे काम से प्रसन्न थे, प्रभावित थे। आई वॉज टायर्ड ऑफ वर्किंग अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन, टायर्ड है थक जाना, ऊब जाना, मैं ऊब गया था वर्किंग अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन। विद्यार्थी ध्यान दें, स्ट्रिक्ट है कठोर, सुपरविजन का अर्थ है पर्यवेक्षण। जब कोई और आपके काम को सुपरवाइज करे तो वो हुआ आपका सुपरवाइजर, और ऐसा उसका निरीक्षण हुआ सुपरविजन, जिसे कहते हैं पर्यवेक्षण। तो कठोर पर्यवेक्षण के तहत काम करके मैं ऊब गया था एंड वांटेड फ्रीडम, आजादी चाहता था। टुडे आई एम्प्लॉय ओवर 200 पीपल, आज मैं नियोक्ता हूं, मैंने नौकरी रख रखा है 200 से ज्यादा लोगों को। एंड ऑपरेट इन सेवरल सिटीज, और कई शहरों में मैं ऑपरेट करता हूं, काम करता हूं। इतना पढ़ने पर हमें खासा सटीक अनुमान हो चला है, कोई आदमी है पहले नौकरी में था, फिर उसने व्यापार शुरू किया जो अब काफी कामयाब हो चुका है। हमारे पास जो दो बेहतरीन लिंक्स हैं वो है SQP तथा अंतिम खंड आर। सबसे पहले ओपनिंग सेगमेंट या सेंटेंस मिला हुआ है, आई ऑलवेज वांटेड टू स्टार्ट माय ओन बिजनेस, मैं हमेशा अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता था। S1 के उपरांत होगा सेगमेंट एस, आई वॉज टायर्ड ऑफ वर्किंग अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन, मैं कठोर पर्यवेक्षण में काम करके थक गया था एंड वांटेड फ्रीडम। एस के उपरांत होना चाहिए क्यू, एट फर्स्ट आई वर्कड अलोन फ्रॉम अ स्मॉल ऑफिस, शुरुआत में मैंने अकेले ही काम किया एक छोटे से ऑफिस से। डूइंग एवरीथिंग माई सेल्फ, सब चीजें मैं खुद करता था। क्यू के उपरांत होना चाहिए सेगमेंट बी, विद इन अ फ्यू ईयर्स, कुछ ही सालों में, द कंपनी ग्रू स्टेडीली, कंपनी निरंतर या नियमित या कॉन्स्टेंटली जो है बढ़ गई, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ गई नियमित रूप से। एंड गेन्ड मोर क्लाइंट्स, और भी उसे क्लाइंट्स मिल गए। और पी के उपरांत खंड आर ही हो सकता है, सून शीघ्र ही क्लाइंट्स अब स्टार्टेड अप्रोचिंग मी, मुझे संपर्क करने लगे, फॉर प्रोजेक्ट्स बिकॉज ऑफ माई वर्क, परियोजनाओं के लिए भी क्लाइंट्स मुझे संपर्क करने लगे क्योंकि वो मेरे काम से प्रभावित थे। और उसके उपरांत अंतिम खंड मात्र S6 ही हो सकता है जो दिया भी हुआ है। टुडे आई एम्प्लॉय ओवर 200 पीपल, आज मैं 200 से ज्यादा लोगों को नौकरी देता हूं, नियोक्ता हूं उनका। एंड ऑपरेट इन सेवरल सिटीज, और कई शहरों में मेरा काम है, व्यापार है। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो हमें देता हो सबसे पहले सेगमेंट एस, उसके उपरांत क्यू, उसके उपरांत पी तथा आर, और अंतिम सेगमेंट S6 ही होगा। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन बी SQPR ही हो सकता है। तो ये था आपका एनालिसिस पेपर 818 का। आई होप यू मैनेज टू लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम इट। अच्छे असर के लिए वीडियो को फिर से देखें, वीडियो में सिखाए गए नियमों को लिखें, उनका अभ्यास करें, वीडियो में सिखाई गई वोकैबुलरी को लिखें, नोट करें, याद करें, और बहुत बेहतर होगा उन शब्दों और इडियम्स का प्रयोग अपने एग्जाम्पल सेंटेंसेस में करें। सो कीप ट्राइंग, कीप वर्किंग, कीप लर्निंग। ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड बाय बाय।